हेलो अस्सलाम दोस्तों, आज हम मोबाइल पे टेक्स्ट फाइल करेंगे। तो गूगल प्ले खोलेंगे, वहाँ पे लिखेंगे IRIAS FPR, उसकी एप्लीकेशन खोलेंगे, इंस्टॉल करेंगे। IRIAS FPR टेक्स्ट आसान, ये शक्ल इसकी लिखी हुई है। मैंने पहले से डाउनलोड की हुई है, इंस्टॉल हुई है, तो मैं ओपन करूँगा, आप इसको इंस्टॉल करेंगे। ये अभी कल ही मैंने अपडेट की है, न्यू अपडेट आई है। तो ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है इनकम टैक्स फाइल करने के लिए, ख़ास तौर पे टीचर्स के लिए या जो भी सैलरी पर्सन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है और बहुत ही ज़रूरी भी है। तो सबसे पहले अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं की, रजिस्ट्रेशन करेंगे। और यहाँ पे ये हम देख रहे हैं न्यू रजिस्ट्रेशन, चेक करें अगर आपका जो है वो CNSE रजिस्टर्ड है या नहीं है। इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि आपका जो CNSE ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो हम बैक जाएंगे और इनकम टैक्स रिटर्न खोलेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सैलराइड पर्सन, यानी जो सैलरी का आदमी। और 2019, 2020 का हम फाइल करेंगे। तो इसको ओपन करेंगे 2020 को ईयर, और यहाँ पे आगे दो ऑप्शन आएंगे, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, पाकिस्तान का करेंगे। और फिर मेरी आमदनी, एनुअल सैलरी, आपकी जितने भी ग्रास पे, और ये याद रखना है कि नेट पे नहीं बल्कि ग्रास पे जो भी है वो फिल करनी है। टोटल अमाउंट ग्रास पे का जितना भी बनता है, मिसाल के तौर पे जो है ग्रास पे है पूरे साल की 1 जुलाई 2019 से लेकर 30 जून 2020 तक, मिसाल के तौर पे यहाँ पे 4,72,199 रुपये ये डालेंगे और सेव एंड बैक। उसके बाद फिर एनुअल डिडक्शन, सैलरी में अगर डिडक्शन हो रही है, इनकम टैक्स डिडक्शन का जो मतलब है जो भी इनकम टैक्स डिडक्ट हो रही है, कट रही है, नहीं हो रही तो फिर सेव एंड बैक करेंगे। मोनेटाइजेशन, दूसरी जो सर्विसेज हैं उनमें से अगर हैं तो फिर वो आपको और लिखना है, नहीं है तो फिर उनको छोड़ दो, सिर्फ सेव एंड बैक कर दो। सेव एंड बैक नीचे वाला, या फिर कैंसिल कर दो जो नहीं लिखना है। तो ये एप्लीकेशन टीचर्स के लिए बहुत ही आसान है और ख़ुद से कर सकते हैं। जब ये स्टार्ट हुआ था, अब जो स्टार्ट हुआ था इनकम सैलराइड पर्सन या टीचर्स के लिए इनकम टैक्स फाइल करना, तो फिर 5-5 हज़ार ले रहे थे जो भी वो स्टामेंडर थे या इस तरीके से जो भी थे, वो 5-5 हज़ार एक फ़ाइल का ले रहे थे। अब जो है वो मैंने 2019 की भी वो खुद की थी इसी एप्लीकेशन से। अभी 2020 की मेरे ख्याल में कल ही आई है इसकी अपडेट, तो मैं अभी ये कर रहा हूँ। ये बहुत ही आसान है, इसमें कोई इतनी बड़ी या मुश्किल बात नहीं है, खासतौर पे जो उस्ताद साहिबान के लिए या जो दूसरे जो सैलरीड पर्सन उनके लिए। तो फिर सोर्सेज ऑफ इनकम, इसमें सैलरी का सिर्फ ये एक भरना है, और दूसरा जो सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो फिर इसको कंटिन्यू कर दो। अब यहाँ पे है अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, एक तो है ये सैलरी वाला, इसको आप इसे चेक कर लो, अदर सोर्सेज। और इसमें फिर ये आप जो मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हैं, एग्रीकल्चर या फिर पेंशन का नहीं है तो फिर इसको छोड़ दो। ये एग्रीकल्चर अगर आपकी इनकम है एग्रीकल्चर से आ रही है तो फिर वो आप डाल दो। मिसाल के तौर पे 30,000 है तो 30,000 डाल के सेव एंड बैक। प्रॉफिट ऑन डेबिट, अगर पैसे रखे हुए हैं उन पे अगर प्रॉफिट वगैरह कोई मिल रहा है तो फिर उन वो भी शो करने हैं। बाकी जो भी हैं इस पेज में आपका इनकम का जो भी सब जाएगा उस पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो टैक्स फ्री ऑफ टैक्स है। टैक्स क्रेडिट ऑन फ्रेश ग्रेजुएट एम्प्लॉयज़, फ्रेश ग्रेजुएट एम्प्लॉयज़ उनको टैक्स कितना, टैक्स रिडक्शन क्रेडिट फ्राम, अभी ज़कात है, एजुकेशन पर्पज़, एजुकेशन एक्सपेंसेस, आपके जो एजुकेशनल के अखराजात कितने हैं, मिसाल के तौर पे
मेरे 2 बच्चे हैं और मैं खुद भी एमएड कर रहा था, तो टोटल तकरीबन 25,000 जो हैं वो बनते हैं 1 साल के। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रेन फॉर्म ट्यूशन फ़ीस पेड, 2 बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, और मेरे भी एजुकेशन एक्सपेंसेस तो टोटल 25,000। सेव एंड बेक। फुल टाइम टीचर रिसर्चर, आपका टैक्स कितना कटा है और कितनी जो है वो रिडक्शन हुई है। मिसाल के तौर पे आपका जो 1200 या 1000 टैक्स बनता है 1 साल का, जो कि सैलरी स्लिप लिखा होगा, उसमें से अगर आपने 600 रुपये कटे हैं और 400 रुपये बचे हैं तो वो आपको लिखना है। अब इंश्योरेंस कितना है, लाइफ इंश्योरेंस या फिर जो दूसरे हैं कोई भी, उसमें मिसाल के तौर पर मेरी 24,170 एक या 171 रुपये की इंश्योरेंस है, उसको भी सेव एंड पे किया है। अब ये दूसरे हैं, इनमें से कोई नहीं है। अगर कोई है चैरिटेबल डोनेशन वगैरह कोई अगर आपने दिए हुए हैं, मतलब इस पेज में जो भी आपने इनकम का जो हिस्सा इसमें इस डाला हुआ है उस पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इस पेज में मेरी ये 2 चीज़ें थी, एक एजुकेशनल और दूसरा ये इंश्योरेंस। अब इसको करते हैं कंटिन्यू, और फिर अब ये जो आ रहा है टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम बैंक व्हीकल, ये अलग अलग चीज़ें हैं। इनमें बैंक के कैश विड्रॉल या फिर जो भी इस पे जो डिडक्शन हुई है, डिडक्शन मतलब आपका जो इनकम टैक्स कटा है वो, अगर नहीं कटा तो फिर इनको छोड़ दो। कैश विड्रॉल पे आपका कितना इनकम टैक्स कटा है, नहीं कटा तो 7 पे कर दो या कैंसिल कर दो। व्हीकल, गाड़ी की परचेज़ वगैरह है या फिर जो ट्रांसफ़र वगैरह, गाड़ी की ट्रांसफ़र आपके नाम पे कोई भी गाड़ी है उसकी जो है, तो उसको भी जितना भी इनकम टैक्स कटा है वो लिखना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका यूटिलिटी कंज्यूमर नंबर वो डालना है। मिसाल के तौर पर मेरा ये है, ये लिखा हुआ है। अब 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक जितना भी बिल बनता है टोटल अमाउंट वो लिखना है, मतलब इतना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है। मिसाल के तौर पे मेरा है 8066। अब यूटिलिटी टाइप कौन सा है, गैस है, बिजली है, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, और यूटिलिटी कंपनी। मिसाल के तौर पर मेरा है 1 नंबर पे नंबर 1 नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी लिखेंगे। नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी, नंबर 2 पे लिखेंगे डोमेस्टिक है या रेजिडेंशियल है, डोमेस्टिक। नंबर 3 पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है हेस्को है, हेस्को। अब इसको करेंगे सेव एंड बेक। अब सेलफ़ोन बिल, अगर आपका जो है वो पोस्ट पेड अकाउंट है या फिर जो इस तरीके से टेलीफोन बिल है, इंटरनेट बिल है, डीएसएल का कनेक्शन है, पीटीसीएल का कनेक्शन है, या प्रीपेड कार्ड वगैरह लिए हैं, तो वो सारे इसमें अमाउंट फिल करना है और फिर उन पे टैक्स कितना है वो भी फिल करना है। प्रीपेड टेलीफोन कार्ड्स, प्रीपेड कार्ड्स कौन से लिए हैं, उन पे टैक्स कितना था। मिसाल के तौर पे आपने जो बिल होता है पोस्ट पेड बिल या प्रीपेड जो भी लोड कराते हैं, तो 100 पे 85 या 88 रुपीज़ आते हैं, तो फिर 12-13 रुपये डिडक्शन होती है इनकम टैक्स की, वो इस तरीके से इसमें डालने हैं। अब एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में कितने पैसे दिए हैं और कितना इनकम टैक्स दिया है, अगर है तो लिखना है, नहीं तो फिर 7 पे कर दो। अब इसके बाद एयर टिकट, इंश्योरेंस वगैरह वगैरह, इन पे कितना कितना टैक्स दिया हुआ है, ये सारे जो हैं वो
टैक्स का है, आपने कितना टैक्स इन पे दिया हुआ है। जो भी टैक्स दिया हुआ है उसको लिख के सेव एंड पे करना है या कंटिन्यू करना है। अब मेरी मौजूदा वेल्थ स्टेटमेंट है, जो फाइनली टोटल बैलेंस एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी आपकी कितने की, एड्रेस क्या है, अमाउंट कितने की है वो लिखना है। अगर आपके नाम पे है तो, नहीं है तो फिर इसको छोड़ दो, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी को खाली छोड़ के इसको 7 पे कर दो। दूसरा कमर्शियल इंडस्ट्रियल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो इसको लिखो, नहीं तो छोड़ दो। बैंक अकाउंट में कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है अमाउंट लिखो, और बैंक अकाउंट नंबर लिखना है, नहीं है तो फिर छोड़ दो। इक्विपमेंट नॉन बिजनेस ये कितने के हैं लिखना है। और उसके बाद असेट्स एंड अदर्स नेम, आपके जो जायदाद है दूसरों के नाम पे वो लिखना है, आपके खुद के नाम पे नहीं बल्कि दूसरों के नाम पे आपकी जो जायदाद है वो लिखना है। अब एनिमल, अब मवेशी वगैरह हैं आपके पास कितने के हैं, मिसाल के तौर पे प्लीज़ एंटर एनिमल नॉन बिजनेस डिटेल्स, अमाउंट कितने के हैं। मेरे मिसाल के तौर पे एक भैंस 2 बकरियां 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपीज़ ओनली सेव एंड बेक। एनिमल रीचेक कर सकते हैं आप, कोई भी चीज़ आप उसको बेक एंड रीचेक कर सकते हैं। पर्सनल आइटम कोई और चीज़ जो है आपके पास है तो फिर वो उसको भी इंटर करना है। हाउस होल्ड इफेक्ट कितना, अमाउंट कितना है, पैसे कितने हैं वो आपको इंटर करने हैं। सैलरी पर्सन के लिए इसमें जो भी चीज़ें हैं ये सारे असेट्स अदर्स नेम या जो भी चीज़ें हैं आप उसको देख सकते हो। बहुत ही आसान है ये टैक्स आसान की एप्लीकेशन, एफपीआई ने इसको बहुत ही आसान कर दिया है। आम आदमी इसको फिल कर सकता है, फाइल खुद से फाइल कर सकते हैं आप लोग। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, सैलरी पर्सन के लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि सैलरी पर्सन का जो दूसरा कारोबार या जो दूसरी चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, तो फिर इनमें ये दूसरी चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी नहीं होती या ये काम के नहीं हैं, तो वो उनके लिए उनका टैक्स या फिर इस चीज़ कॉम्प्लेक्सिटीज़ उनकी ज़रूरत नहीं होती, आसानी से फाइल कर सकते हैं। नेट असेट्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर, पिछले साल के कितने असेट्स थे, मिसाल के तौर में 30,000 कर दिए। अब इनफ्लोज वो लास्ट में ये जो है वो ये मैटर करता है। टोटल अमाउंट इनफ्लोज में आपकी टोटल जो इनकम बता रहा है कि आपकी टोटल इनकम कितनी है जिस पे टैक्स आपको देना है, मतलब टोटल इनकम। इसमें 2 चीज़ें हैं, इनफ्लो आउटफ्लो असेट्स, मतलब इनफ्लो आउटफ्लो असेट्स इन तीनों का जो है वो बराबर होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आपकी जो टोटल इनकम सैलरी और जो सैलरी पर्सन के वो सैलरी वाला सिलेक्ट करेंगे जिनकी 50% से ज़्यादा इनकम सैलरी से आती है। मिसाल के तौर मेरी 4,72,199 सैलरी होती है, प्लस में 30,000 एग्रीकल्चर से, तो फिर टोटल काउंट करके जितनी भी इनकम होती है वो मैं इनफ्लोज में ऊपर लिखूँगा। और उसके बाद टोटल इनकम और नीचे है इनकम डिजायर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। अब टैक्स से कितनी जो इनकम है वो फ्री ऑफ टैक्स है और कितनी भी टैक्स देना है। तो मेरी जो है वो इतनी ज़्यादा इनकम नहीं है, 2019 की मैंने भराई थी जिस पे मेरा टैक्स भी कट गया था, तो इसलिए मैंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था। अब इस साल जो मेरा टैक्स नहीं कटा था तो फिर वो
फिर भी मैंने जो फाइलर बना हुआ हूँ तो फाइल कर रहा हूँ। ये इनफ्लोज आउटफ्लोज। अब आउटफ्लोज में आते हैं पर्सनल एक्सपेंसेस, रेंट, हाउ जो भी रेंट कितना देते हैं अगर है तो लिख लो। व्हीकल रनिंग मेंटेनेंस, गाड़ी की रनिंग या मेंटेनेंस कितनी है, या ट्रैवलिंग का कितना है। मिसाल के तौर पे मेरा ट्रैवलिंग का खर्चा है 1 साल का 3000 पर मंथ, तो 36,000 पर ईयर। बिजली का 8066। अब गैस का तकरीबन जो है वो सिलेंडर आता है 10,000 रुपये। अब मेडिकल का 5,000 पर मंथ के हिसाब से 60,000 रुपये। एजुकेशनल का बच्चों का 25,000 रुपये। अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस तकरीबन 15,000 के करीब पर मंथ, तो 1.5 लाख रुपये पर ईयर। कंट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस बाय फैमिली मेम्बर्स ने कंट्रीब्यूट किया है या नहीं किया है, अगर है तो कितने पैसे वो लिखने हैं, नहीं तो फिर सेव एंड पे कर दो। तो ये हो गया पर्सनल एक्सपेंसेस। अब गिफ्ट आपने किसी को दिया है तो वो भी इसमें एंटर कर दो। दूसरे कोई एक्सपेंसेस हैं तो फिर वो भी इसमें एंटर कर दो। अब जो है वो असेट जायदाद पे कोई डिस्पोजल पे कोई नुकसान हुआ है तो वो भी एंटर कर दो, नहीं हुआ तो कंटिन्यू कर दो। इनफ्लो आउटफ्लो हो गए और असेट्स भी हो गए। अब इसको कंटिन्यू करते हैं। फिर से भी चेक कर सकते हैं। अब ये कंटिन्यू किया है तो बता रहा है कि आपकी वेल्थ सेटलमेंट प्रॉपरली रिकनसाइल्ड नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि इनफ्लोज आउटफ्लो असेट्स बराबर, इनफ्लोज आउटफ्लो बराबर नहीं हुए। अब हमें क्या करना है कि इनको बराबर करना है। बराबर मतलब जितनी इनकम आ रही है, जितना खर्चा हो रहा है और जितनी बचत हो रही है, मतलब आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर नहीं होगी तो फिर रिकनसाइल नहीं होगा। और आप इसमें चेक कर सकते हैं समरी इनकम टैक्स, टोटल इनकम 5,02,199 रुपये, टैक्सेबल अमाउंट 4,70,000 और नेट असेट्स करंट ईयर 1,00,000 रुपये, इंक्रीज या डिक्रीज असेट्स 70,000 रुपये, अनरिकनसाइल्ड अमाउंट 1,43,133 रुपये अनरिकनसाइल्ड। मतलब ये आपके जो अभी बच रहे हैं इनका खर्चा आपने अभी तक नहीं दिखाया है, तो ये खर्चा अभी दिखाना होगा। अभी हम इसको बैक करेंगे। अभी हमने पूरी जो है वो एक्सपेंसेस भी नहीं लिखे हुए हैं कि सिर्फ ये पर्सनल एक्सपेंसेस कुछ लिखे हुए हैं। इसके अलावा और भी जो खर्चे होते हैं ये वापस जो रीडायरेक्ट किया है पिछले पेजेस पे। लायबिलिटीज़ नहीं है, बैलेंस करना है वेल्थ सेटलमेंट को, तो फिर वो अदर्स एक्सपेंसेस जो हैं वो दूसरे अखराजात हैं। मिसाल के तौर पे वो कोई भी 1,43,000, फिर से चेक करते हैं कितने, 143,133 हम बैक करते हैं 143,133। अब इसको करते हैं सेव एंड बैक। अभी हमारा हो गया है बिल्कुल कंप्लीट। अब दोबारा से भी चेक कर सकते हैं, अदर्स में इतने हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस ये दिए हुए हैं। इसको सेव एंड बैक करते हैं। इनफ्लोज आउटफ्लोज असेट्स टोटल जो है वो हमने अब हम इसको करेंगे कंटिन्यू। फिर से चेक कर सकते हैं, बार बार चेक कर सकते हैं। रिकनसाइल करने के बाद भी आप चेक कर सकते हैं। अब रिकनसाइल्ड हो गया है, मतलब बैलेंस हो गई वेल्थ सिस्टम में। अब ये समरी बता रहा है इनकम टैक्स रिटर्न 5, टोटल इनकम 5,02,199, टैक्सेबल इनकम 4,70,949,
नेट असेट्स और इंक्रीज एंड डिक्रीज। अब ये ऊपर नाम भी आ गया है और 5/6 एक स्टेप रहता है। अब यहाँ पे क्या करना है, नाम, CNIC नंबर और ये जो है वो लिखा हुआ है वी आर डन, लेट सबमिट। अब सबमिट कराने का ये फाइनल स्टेप है सबमिट करवाने का। इसको आप क्लिक करोगे तो फिर ये आपकी सबमिट हो जाएगा, इनकम टैक्स रिटर्न फाइनल हो जाएगा। दोबारा से आप सबमिट करने से पहले दोबारा से चेक कर सकते हैं बैक करके, आपकी डेटा कहीं नहीं जाएगी, सेव एंड बैक किया हुआ है। चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, अगर चेंज नहीं करना चाहें तो भी फिर इसको चेक करके फिर सबमिट कर सकते हैं। जो जो चीज़ें हैं आप उन टोटल सब चेक कर सकते हैं। आप रिकनसाइल फिर से हो गया। अब हम इसको करते हैं सबमिट। टैक्स रिटर्न हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे जो है वो रिटर्न समरी भी आ गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये जो हमने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है बहुत ही हेल्पफुल है, खासतौर पे टीचर्स के लिए। अगर फिर भी कोई बात समझ नहीं आ रही तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।